गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्लेटो का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत, उनकी शिक्षा और साम्यवादी सिद्धांत का अध्ययन किया है और इन्हीं 3 बिंदुओं या 3 स्तंभों पर प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के सिद्धांत की कल्पना की है। न्याय, शिक्षा और साम्यवाद, यही तीनों प्लेटो के आदर्श राज्य के आधार स्तंभ हैं। तो एक तरीके से पूर्व के लेक्चर्स में पढ़ी गई बातों को ही इस वीडियो में एक समेकित रूप प्रदान किया जाएगा, जिससे हम प्लेटो के आदर्श राज्य की क्या कल्पना है उसको समझ सकें। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक कंसर्निंग द जस्टिस यानी न्याय से संबंधित इस पुस्तक में आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है। प्लेटो, जैसा कि आप जानते हैं, यूनान के नगर राज्य एथेंस से संबंधित थे। एथेंस उनका गृह राज्य था। प्लेटो के समय में एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित था और इस लोकतंत्र में प्लेटो के गुरु सुकरात को उनके दार्शनिक विचारों के कारण मृत्युदंड दे दिया गया था। इस घटना ने प्लेटो के मन को बहुत व्यथित किया और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की ये बुराई ही प्लेटो के राजनीतिक विचारों को आकार देने में महत्वपूर्ण कारक है वो बनी थी। इसके अलावा प्लेटो के राज्य एथेंस का अपने पड़ोसी नगर राज्य स्पार्टा से हुआ युद्ध और उस युद्ध में एथेंस की हुई कड़ी पराजय ने भी प्लेटो के विचारों को आकार दिया था। स्पार्टा एक सैनिक शासन वाला राज्य था, जहाँ पर कठोर अनुशासन है वो लागू था। राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति लागू थी। महिला पुरुष समानता भी वहाँ पर प्रचलित थी। ये सभी चीज़ें एथेंस में संभव नहीं थी या इन सब चीज़ों का प्रचलन एथेंस में नहीं था। तो प्लेटो अपने पड़ोसी राज्य से भी काफ़ी प्रेरित होता है और एक अपना जो अपूर्ण राज्य है जिसमें पूर्णता नहीं है, प्लेटो के अनुसार न्याय पर आधारित एक पूर्ण राज्य का वो विकास करना चाहता है और इसी आदर्श से प्रेरित होकर प्लेटो अपने आइडियल स्टेट या आदर्श राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। इस अराजकता से, अस्थायित्व से त्रस्त होकर लोकतंत्र में प्लेटो ने अपने लोकतंत्र में अराजकता देखी, अस्थायित्व देखा और उसी से त्रस्त होकर प्लेटो ने इस आदर्श राज्य की कल्पना की है। प्लेटो के अनुसार राज्य वृक्ष या चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होता है। यानी यहाँ पर प्लेटो ये कहना चाहते हैं कि किसी भी राज्य का जो प्रकृति है या उसका स्वरूप है, उसका निर्धारण उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इसी पंक्ति को चरितार्थ करते हुए प्लेटो व्यक्ति की आत्मा में 3 गुणों की कल्पना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार के गुण होते हैं: तृष्णा, साहस और विवेक। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों गुण प्रधान नहीं हो सकते। इनमें से कोई एक गुण है वही प्रधान होता है और प्लेटो के अनुसार यदि व्यक्ति को न्यायपूर्ण बनना है तो उसे अपने प्रधान गुण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति में तृष्णा की प्रधानता हो वह उत्पादन में लगे, प्रोडक्शन में लगे। जिस व्यक्ति में साहस की प्रधानता हो वह सैनिक बनकर राज्य की रक्षा करे और जिसमें विवेक की प्रधानता हो वो राज्य के शासन को संचालित करे, यानी दार्शनिक शासक बने। तो प्लेटो का कहना है कि जब किसी समाज के व्यक्ति अपने प्रधान गुण के अनुसार कार्य करें और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करें
तो वह व्यक्ति न्यायी व्यक्ति बन सकते हैं, न्यायपूर्ण चरित्र उनका बन सकता है। जब समाज के व्यक्ति न्यायपूर्ण होंगे तो समाज स्वतः ही, क्योंकि प्लेटो ने कहा है कि राज्य का निर्माण व्यक्तियों के चरित्र से होता है, तो यदि व्यक्तियों का चरित्र है वो न्यायपूर्ण होगा, वो अपने प्रधान गुण के अनुसार कार्य करेंगे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होने से समाज स्वतः ही न्यायपूर्ण हो जाएगा। राज्य की प्रकृति या राज्य का चरित्र है वो भी न्याय आधारित राज्य का बन जाएगा। तो इस तरह के न्यायी नागरिकों की उत्पत्ति के लिए या व्यक्ति न्यायपूर्ण हो, उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो सके, कर्तव्य पालन की उन्हें प्रेरणा मिल सके, इसके लिए क्या साधन राज्य को अपनाने चाहिए या क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे इस तरह के न्यायपूर्ण नागरिकों का निर्माण हो सके, न्यायी चरित्र वाले नागरिकों का निर्माण हो सके। तो प्लेटो इसके लिए दो साधन मुख्य बताते हैं। पहला है शिक्षा पद्धति और दूसरा है परिवार व संपत्ति का साम्यवाद। शिक्षा पद्धति के मामले में जैसा आप जानते हैं, एथेंस में शिक्षा देना परिवार का दायित्व था, चूंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन था, तो जो व्यक्ति जैसी शिक्षा चाहे वैसी शिक्षा वो ग्रहण कर सकता था। लेकिन प्लेटो चाहते थे कि इसके स्थान पर एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा पद्धति को लागू करना आवश्यक है। यानी शिक्षा पद्धति जो है, कौन व्यक्ति कैसी शिक्षा ग्रहण करेगा, इस पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। प्लेटो चाहते हैं कि उत्तम चरित्र वाले नागरिकों का निर्माण हो जो राज्य की आवश्यकता के अनुकूल हो, और यदि उत्तम चरित्र के नागरिक होंगे तो राज्य भी उत्तम बन पाएगा। तो इसलिए प्लेटो चाहते हैं कि राज्य शिक्षा को नियंत्रित करे। इसके लिए प्लेटो ने एक काफ़ी विस्तृत शिक्षा प्रणाली है उसका विचार दिया है, जिसमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक के साथ साथ शारीरिक शिक्षा के ऊपर भी बल दिया गया है, और ये शिक्षा पुरुष व स्त्री दोनों को ही समान रूप से उपलब्ध करवाई जाए। प्लेटो अपनी शिक्षा में गणित, दर्शन, व्यायाम इत्यादि को काफ़ी महत्व देते हैं, ताकि व्यक्ति की तर्क करने की क्षमता, उसकी चिंतन क्षमता है वो विकसित हो सके। और इस लंबी शिक्षा प्रणाली में प्लेटो कई जगह पर परीक्षाओं का आयोजन चाहते हैं, ताकि उन परीक्षा से ये तीनों जो वर्ग हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक, इन तीनों वर्ग के अनुकूल व्यक्तियों को छांटा जा सके। प्रथम चरण पर जो लोग अपनी परीक्षा में असफल होंगे वो उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएं, दूसरे चरण पर असफल होने वाले लोग सैनिक वर्ग में शामिल हो, और तीसरे चरण में असफल होने वाले लोग सामान्य प्रशासनिक पदों को धारण करें, शासन संचालन में दार्शनिक राजा का सहयोग करें, और अंत में जो 50 वर्ष के पश्चात जो व्यक्ति इन सभी परीक्षाओं को पास करने में सफल रहे हैं, इनको पार कर पाए हैं, वो व्यक्ति दार्शनिक शासक के रूप में शासन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। लेकिन प्लेटो की शिक्षा राजा बनने पर समाप्त नहीं होती है। प्लेटो चाहते हैं कि शासक भी आगे अपने अध्ययन को जारी रखें, वो स्वाध्याय करें, वो राज्य में न्याय की स्थापना के लिए निरंतर चिंतन और मनन करते रहें। तो ये प्लेटो का प्रमुख साधन है जिसके द्वारा वो एक न्यायपूर्ण और आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त एक दूसरा साधन भी प्लेटो ने सुझाया है, वो है परिवार और संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अपने कर्तव्य से हटने या पथभ्रष्ट होने के दो प्रमुख कारण होते हैं, परिवार का मोह और दूसरा है संपत्ति संबंधी प्रेम या संपत्ति का मोह। तो प्लेटो चाहते हैं कि उसके अभिभावक वर्ग किसको कहते हैं प्लेटो के अनुसार सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग जो है, जो शासन करेगा,
ये दोनों मिलकर अभिभावक वर्ग का निर्माण करते हैं और एक अभिभावक की तरह, पेरेंट्स की तरह अपने राज्य का संचालन करते हैं। तो प्लेटो चाहते हैं कि इन दोनों वर्गों के पास अपना कोई निजी परिवार ना हो, इनकी कोई निजी संपत्ति ना हो। तो यदि इन दोनों इन वर्गों को या अभिभावक वर्ग को यदि इन दोनों चीज़ों से दूर रखा जाए, उन्हें अपनी कोई फैमिली एस्टेब्लिश ना करने दी जाए, उन्हें कोई संपत्ति इकट्ठी ना करने दी जाए, तो वो व्यक्ति किसी भी मोह में, किसी भी प्रेम जाल में पड़े बिना, संपत्ति का प्रेम, परिवार का प्रेम में पड़े बिना वो न्यायपूर्ण शासन है वो कर सकेंगे। इस तरह का साम्यवाद ये है उत्पादक वर्ग के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि उत्पादक वर्ग का प्रधान गुण है तृष्णा। उसकी जो चाहत है कुछ न कुछ पैदा करने की, कुछ न कुछ अपने स्वामित्व में लेने की, उसके बिना वो उत्पादन नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। यदि उसमें लालसा नहीं होगी तो वो उत्पादन नहीं कर पाएगा। लेकिन सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग का प्रधान गुण तृष्णा नहीं है, इसलिए इनके पास में कोई प्रॉपर्टी, कोई फैमिली है वो नहीं होनी चाहिए। सैनिक और दार्शनिक वर्ग में शामिल लोग हैं, उनके आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति राज्य करे, उनके लिए सार्वजनिक भोजनालयों की व्यवस्था हो, सार्वजनिक आवास की व्यवस्था हो। इनका कोई प्राइवेट हाउस है या कोई ऐसी चीज़ इनके पास में नहीं होनी चाहिए। कीमती धातुएं हैं, उनका स्पर्श भी वर्जित हो। कीमती धातु माने सोना और चांदी जैसी वस्तुएं हैं, उनका स्पर्श भी इनके लिए वर्जित हो। और उसके अलावा परिवार के संबंध में प्लेटो कहते हैं कि सैनिक और दार्शनिक वर्ग में शामिल जो लोग हैं, अभिभावक वर्ग में शामिल जो लोग हैं, वो आपस में अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करें। कोई किसी का पति अथवा किसी की पत्नी नहीं होगी, सब कुछ इसमें साझा होगा और इस वर्ग की आवश्यकताएं जो है वो राज्य पूरी कर रहा है। तो इनके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता को ना जाने और ना ही माता पिता जाने कि ये हमारी संतान है। तो इस तरह की एक प्रणाली प्लेटो इस वर्ग के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि संतान भी मोह का कारण होती है। तो इस वर्ग में रहने वाले लोग अपनी संतानों का मोह त्याग दें और राज्य की संतान समझकर उनका पालन पोषण किया जाएगा। और प्लेटो का कहना है कि चूंकि अभिभावक वर्ग में साहस और विवेक की प्रधानता है, तो यदि ऐसे लोग आपस में संबंध बनाते हैं तो और भी आनुवंशिक दृष्टि से उत्तम नागरिकों का जन्म है वो हो पाएगा। इसके अलावा प्लेटो के इस आदर्श राज्य में कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत अपनाया गया है, क्योंकि जब एक वर्ग अपने प्रधान गुण के अनुसार ही कार्य करेगा, वो दूसरे वर्ग के अंदर नहीं जा सकता है। जैसे उत्पादक वर्ग में शामिल लोग जो हैं वो कभी देश की सीमाओं पर नहीं जाएंगे, वो सिर्फ प्रोडक्शन के काम में ही लगे रहेंगे। सैनिक है वो सिर्फ रक्षा करेगा, वो कभी उत्पादन के कार्य में नहीं आएगा। तो इस तरह से जब एक वर्ग के नागरिक, एक वर्ग के लोग अपने प्रधान गुण के अनुसार ही यदि कार्य करते रहेंगे तो उनको उस कार्य में विशेषज्ञता प्राप्त हो जाएगी, वो उस कार्य में स्पेशलाइजेशन है उसको हासिल कर लेंगे। इसके अलावा प्लेटो का कहना है कि राज्य है वो व्यक्ति का विराट रूप है, क्योंकि जैसे व्यक्तियों का चरित्र होगा वैसा ही चरित्र है वो राज्य का होगा। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, राज्य व्यक्ति का विराट स्वरूप माना जाए। स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार देने के कारण कई विचारक प्लेटो को प्रथम नारीवादी विचारक भी कहते हैं। जो हम आज देख रहे हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, ये बातें उस समय के यूनान नगर राज्यों के लिए बिल्कुल नई थी। एथेंस में स्त्रियों को कोई विशेषाधिकार या समान अधिकार भी उनको उपलब्ध नहीं थे, लेकिन प्लेटो ने उनके समान अधिकारों की वकालत की है। प्लेटो राज्य के हित को प्राथमिकता देता है, राज्य के हितों को सर्वोच्चता उसने प्रदान की है और व्यक्ति को राज्य के समक्ष उसने गौण समझा है। इसलिए प्लेटो एक तरीके से फासीवादी प्रकार के विचारक लगते हैं। व्यक्तिवाद प्लेटो के चिंतन में कहीं भी नजर नहीं आता है। प्लेटो ने
जो ये आदर्श राज्य बनाया है, इसकी कई विचारकों ने आदर्श राज्य की आलोचना की है। इसकी आलोचना के प्रमुख आधार हैं कि ये बहुत ही काल्पनिक है, ये यूटोपियन स्टेट की कल्पना प्लेटो ने कर ली है। इस तरह का वर्ग विभाजन कर देना और उन वर्गों में इतना कठोरता से विभाजन है कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में मूवमेंट है वो बिल्कुल ही संभव नहीं है। उत्पादक सैनिक नहीं बन सकते, सैनिक है वो उत्पादक वर्ग में नहीं आ सकता, और ये दोनों वर्ग कभी भी शासन को अपने हाथों में नहीं लेंगे, यानी ये दार्शनिक राजा की ओर इनका मूवमेंट नहीं होगा। तो इस तरह का ये काल्पनिक विभाजन प्लेटो ने किया है और ये बिल्कुल ही अव्यावहारिक है। तो इस वर्ग विभाजन की तुलना हम प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित वर्ण व्यवस्था से कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय समाज में 4 प्रकार की वर्ण माने जाते थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्ण में शामिल लोग हैं वो अपने किसी गुण विशेष के आधार पर कोई कार्य करते थे, और ऐसा माना जाता था कि इन वर्णों में संक्रमण संभव नहीं है। वैश्य है वो शूद्र के कार्य नहीं करेंगे, शूद्र है वो क्षत्रिय का कार्य नहीं करेगा। क्षत्रिय में साहस की प्रधानता है, वैश्य में लालसा अथवा तृष्णा की प्रधानता है, और इस तरह से इनमें आपस में मूवमेंट संभव नहीं था। तो प्लेटो का जो ये वर्ग विभाजन है ये काफ़ी वर्ण व्यवस्था के समकक्ष है, ये माना जा सकता है, क्योंकि प्लेटो ने भी अपने इन वर्ग में शामिल लोगों को संक्रमण की कल्पना प्लेटो ने नहीं की है कि कभी उत्पादक व्यक्ति है या उत्पादन में शामिल व्यक्ति है वो भी कभी शासक बन सकता है, ऐसी कल्पना प्लेटो ने नहीं की है। प्लेटो ने अपने जीवन काल में सिराक्यूज के राजा डायोनिसियस सेकंड को अपने इस आदर्श राज्य के अनुकूल बनाने के लिए, उसको दार्शनिक राजा बनाने की भी असफल कोशिश प्लेटो ने की थी। प्लेटो ने उन्हें दर्शन का ज्ञान दिया, उसके विवेक गुण को उभारने की प्लेटो ने कोशिश की, लेकिन वो इसमें असफल रहे। तो प्लेटो ने अपने जीवन काल में ही अपनी इस कल्पना को ध्वस्त होते देखा है, यानी वो आदर्श राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाए। शायद इसी कारण से प्लेटो ने अपनी अगली पुस्तक द लॉज में आदर्श राज्य के विचार को त्याग दिया है और एक उप आदर्श राज्य के विचार से ही संतोष करने की कोशिश की है। समाज में ये वर्ग विभाजन है ये अप्रासंगिक है, ऐसा वास्तव में संभव नहीं होता। वर्गों में मूवमेंट होता रहता है, और इस तरह से यदि कठोर वर्ग विभाजन कर दिया जाए तो समाज में असमानता है उसको बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा प्लेटो अपनी इस पुस्तक में इस आदर्श राज्य की कल्पना में यूनान में उस समय प्रचलित दास प्रथा पर कोई विचार व्यक्त नहीं करते हैं। दास किसी भी युद्ध में पराजित लोगों को या कुछ लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, उनको दास बना लिया जाता था। तो प्लेटो ने इस प्रथा के ऊपर कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं। उसके अलावा प्लेटो जब कहते हैं कि राज्य में चरित्र को बिगाड़ सकने वाले या चरित्र को खराब कर सकने वाले संगीत, कला और साहित्य पर कठोर प्रतिबंध होना चाहिए, तब ऐसा नज़र आता है कि प्लेटो है वो एक तानाशाह राजा का समर्थन कर रहे हैं जो अपने विचार से विपरीत जाने वाले साहित्य पर, कला पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो कार्ल पॉपर ने इसी कारण से प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक भी कहा है, और इस कठोर नियंत्रण के कारण ही व्यक्ति की जो स्वतंत्र चिंतन की क्षमता है उस पर प्रतिबंध लग जाते हैं। तो इसके कारण कार्ल पॉपर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु भी कहा है। तो विद्यार्थियों, ये है हमारे प्रथम प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक प्लेटो, जिनके प्रमुख 3 आधार स्तंभों, उनकी आदर्श राज्य की कल्पना का अध्ययन हमने कर लिया है। अब इसके अगले वीडियो में हम अरस्तू के राजनीतिक चिंतन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।